नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। 29 नवंबर को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में सहायक मृत्यु यानी असिस्टेड डाइंग को कानूनी जामा पहनाने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित भी किया गया। इस विधेयक में वस्तुतः जो मरणासन वयस्क हैं उनकी गरिमापूर्ण मृत्यु का विकल्प देने का एक प्रयास किया गया, जिससे कि इसके वे लोग पात्र होंगे जो असाध्य रूप से बीमार वयस्क होंगे, जिनके जीने के लिए 6 महीने से कम का समय बचा है। अब अपने जीवन को समाप्त करने के लिए उनको एक विकल्प देने के रूप में इसको देखा जा रहा है। वहीं दूसरे पक्ष में इसका विरोध भी किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि रोगी की देखरेख और उसकी सेवाओं पर इसका असर पड़ेगा। आपको बता दें कि इंग्लैंड और वेल्स में आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास अपराध नहीं माना जाता है, लेकिन अगर आप आत्महत्या में किसी की सहायता करते हैं तो वहां के कानून में 1961 के कानून के तहत इसको एक अपराध की श्रेणी में रखा जाता है और 14 साल की सजा होती है। तो ऐसे में इस विधेयक के विषय में आज हम चर्चा करेंगे और समझेंगे इसके सभी पक्षों को, साथ ही जानेंगे कि इससे संबंधित भारत में क्या प्रावधान है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सहायता प्राप्त मृत्यु किस देश में मिलेगी अनुमति। सबसे पहले चर्चा के बिंदुओं की बात कर लें तो हमने खबर की बात की, ये चर्चा में क्यों है इसकी बात हमने आपको भूमिका के दौरान ही बताई, क्योंकि ब्रिटेन में ये विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित हो गया है। अब आगे की प्रक्रिया में ये जाएगा। ये कानूनी जामा पहनता है कि नहीं, ये हो सकता है कि ना पहने, लेकिन इस पहल को इस तरह भी देखा जा रहा है क्योंकि इसमें जो प्रोविजंस है वो एक नए बदलाव की तरफ संकेत दे रहे हैं। साथ ही साथ ब्रिटेन में वर्तमान विधेयक क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे और भारत में स्थिति को देखेंगे। अंत में हम चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। आपको बता दें कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के समाज खंड से जोड़ के इसको आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम खबर की। तो शुड असिस्टेड डाइंग बी लीगलाइज्ड इन यूके एक्सप्लेन्ड। ब्रिटेन में देखिए मरणासन वयस्कों को गरिमापूर्ण मृत्यु का विकल्प देने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है और जब यह विधेयक प्रस्तुत किया गया तो 330 सांसदों का इसको समर्थन भी मिला और 275 इसके विरोध में रहे। हालांकि 38 ने मतदान नहीं किया। फिर विधेयक सार्वजनिक विधेयक समिति को भेजा जाएगा। फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अंतिम मतदान से पहले इसमें संशोधन संभव है, हो सकता है इसमें संशोधन हो जाए, लेकिन फिलहाल जिस दिशा में ये बढ़ रहा है उसको लेके हमारी चर्चा केंद्रित होगी। अब चलिए बात करते हैं क्या है सहायता प्राप्त मृत्यु। तो देखिए सहायता प्राप्त मृत्यु की अगर हम बात करें तो इसको समझते हैं कि असिस्टेड डाइंग होता क्या है। अगर कोई भी व्यक्ति है उसको असाध्य रूप से कोई बीमारी है, ऐसी बीमारी है जो ठीक अब नहीं हो सकती है, इसका मतलब वो असाध्य रोग से पीड़ित है, तो अब चिकित्सक द्वारा उसको कुछ ऐसी लीथल ड्रग्स दी जाती हैं, कुछ ऐसी घातक औषधियां दी जाती हैं जिसकी वजह से वो अपने चिकित्सक के द्वारा ही देखरेख में ही उसकी मृत्यु हो सकती है। ये एक कंडीशन होती है, तो इसको कहते हैं सहायता प्राप्त मृत्यु। साधारण भाषा में अगर कहें तो किसी व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना, ये देखते हुए कि उसका जो रोग है वो असाध्य है, वो ठीक नहीं हो सकता है। साथ ही साथ सहायता प्राप्त आत्महत्या दूसरी जो श्रेणी है, असिस्टेड सुसाइड को भी आप समझ लें। असिस्टेड सुसाइड क्या होता है? देखिए यहां पर जो कंडीशन थी वो ये था कि असाध्य रूप से वो व्यक्ति बीमार होगा, वयस्क होगा और उसके पास अब 6 महीने से ज्यादा जीने की अवधि नहीं है, ये कंडीशन है। लेकिन जो सहायता प्राप्त आत्महत्या है, असिस्टेड सुसाइड है, उसकी अगर हम बात कर लें तो जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को अपना जीवन समाप्त करने में अगर आप मदद करते हैं तो ये आएगा असिस्टेड सुसाइड के अंतर्गत, जिसमें कि वो व्यक्ति भी शामिल होगा जिसको कि गंभीर रूप से या असाध्य रूप से कोई बीमारी नहीं है। तो ये इस कंडीशन में इसको असिस्टेड सुसाइड कहते हैं। और जैसा कि मैंने भूमिका में बताया कि इंग्लैंड या वेल्स में आत्महत्या या आत्महत्या का अपराध, आत्महत्या का प्रयास अपराध नहीं है, लेकिन आत्महत्या के लिए अगर आप किसी को सहायता कर रहे हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आता है वहां 1961 के कानून के तहत। तो अगर हम कहें असिस्टेड सुसाइड को तो ये एक अपराध बनता है उस हिसाब से। इसमें भी घातक दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं, किसी अन्य तरीके से भी आप इसमें मदद करते हैं। दूसरा है इच्छा मृत्यु या यूथेनेसिया। यूथेनेसिया की जहां तक बात है तो व्यक्ति के कष्ट को दूर करने के लिए जीवन को जानबूझकर समाप्त करने की एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जो होती है ये भी चिकित्सक द्वारा, इसमें भी घातक दवा दी जाती है। हो सकता है कि मरीज असाध्य रूप से बीमार हो और हो सकता है असाध्य रूप से बीमार न भी हो। तो यहां पर तीसरी कंडीशन है, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो स्वैच्छिक होता है जिसमें कि मरीज खुद अपनी सहमति देता है, और दूसरी कंडीशन जो होती है वो गैर स्वैच्छिक होता है। सपोज दैट कि जो मरीज है वो कोमा में हो तो वो अपनी इच्छा से तो ये इच्छा मृत्यु को चुन नहीं सकता है। तो दूसरी श्रेणी इसकी गैर स्वैच्छिक है जिसमें मरीज की सहमति नहीं होती है, वो दे नहीं सकता है सहमति। अब देखिए ब्रिटेन में हम जो विधेयक है उसके प्रावधानों को समझें उससे पहले ये जान लें कि ब्रिटेन में वर्तमान व्यवस्था क्या है।
तो देखिए, अगर बात करें 2013 से अब तक, तो सहायता प्राप्त मृत्यु के लिए ब्रिटेन में अब तक लगभग 3 विधेयक प्रस्तुत किए जा चुके हैं। और सहायता प्राप्त मृत्यु या असिस्टेड डाइंग की अगर बात करें और इच्छा मृत्यु, इन दोनों को ही ब्रिटेन में फिलहाल की जो स्थिति थी उसमें ये दोनों ही निषिद्ध हैं, दोनों की ही मनाही है। लेकिन अब विधेयक में कुछ प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिस पर फिर से ये चर्चा में आया है। क्या प्रावधान है? तो यह है कि सहायता प्राप्त मृत्यु के लिए कुछ मानदंड बनाए गए, कुछ क्राइटेरिया बनाया गया। इसमें यह कहा गया, एक तो मरीज की जो उम्र होगी वो कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए, मतलब वो वयस्क होना चाहिए। 18 वर्ष हो या 18 वर्ष से अधिक हो, तभी सहायता प्राप्त मृत्यु की श्रेणी में वो शामिल होगा। दूसरा यह कि मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए। अगर मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है तो उसको सहायता प्राप्त मृत्यु नहीं दी जा सकेगी इस विधेयक के अनुसार। तीसरी बात कही गई कि कम से कम 12 महीने से इंग्लैंड या वेल्स में निवास कर रहा हो, चूंकि यह प्रावधान उसी के लिए किया गया है। अब मरणासन बीमारी को भी परिभाषित किया गया कि मरणासन बीमारी कही क्या जाएगी। तो ऐसी बीमारी जो कि अपरिवर्तनीय है, रिवर्सिबल नहीं है, तो उसको कहा जाएगा, मतलब ठीक न होने वाली बीमारी उसको कहा जाएगा। और ये ऐसी बीमारी हो जो लगातार खराब हो रही हो, ऐसा ना हो कि वो ठीक हो जाए, रिवर्सिबल हो, तो वो लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में उसको मरणासन बीमारी कहा जाएगा। और अगले 6 महीने के भीतर जो रोगी है, जो मरीज है, उसकी मृत्यु की संभावना है। तो इस चीज को भी परिभाषित किया गया इस विधेयक में। साथ ही साथ इसमें कुछ अपवाद भी बताए गए। ये कहा गया कि अगर व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, दिव्यांगता की स्थिति है, तो इन दोनों कंडीशनों में वो अपवाद होगा, उनको इस श्रेणी के अंतर्गत क्षमा करिएगा, मरणासन बीमारी और साथ ही साथ दिव्यांगता और मानसिक विकार, इन कंडीशन में ऐसे व्यक्तियों को हम किसी भी प्रकार से इस प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करेंगे, मतलब ये इसके एक्सेप्शन होंगे। इस प्रक्रिया में क्या होगा, क्या वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसको भी देखिए। तो सबसे पहले क्या होगा कि पहले एक घोषणा पत्र देना होगा। जो भी व्यक्ति, जो मरीज है, उसके द्वारा एक घोषणा पत्र दिया जाएगा कि डॉक्टर और गवाह, वहां पर 2 लोग उपस्थित होंगे, दोनों की उपस्थिति में मरीज हस्ताक्षर करेगा। उसके बाद डॉक्टर जो है एलिजिबिलिटी और स्वैच्छिकता की पुष्टि करेगा कि हाँ मरीज चाहता है, तो इस बात की पुष्टि डॉक्टर भी करेगा, और जो वहां पर ये देखेगा, इस बात की पुष्टि करेगा कि हाँ वास्तव में उसकी इच्छा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके ऊपर कोई दबाव दिया जा रहा है। साथ ही साथ फिर इसका स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाएगा। स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए क्या होगा, 7 दिनों के बाद एक अन्य जो स्वतंत्र डॉक्टर होगा, इंडिपेंडेंट डॉक्टर होगा, उसके द्वारा इस चीज की पुष्टि की जाएगी कि नहीं, जो पहली बार जो हस्ताक्षर हुआ है उसमें जो बातें बताई गई हैं वो सही है, स्वैच्छिक तरीके से अपनी इच्छा के अनुसार जो मरीज है वो चाहता है ऐसा करना। अगर असहमति होगी तो एक अन्य डॉक्टर को भी संदर्भित ये मामला किया जाता है। इसके बाद क्या होगा, ये पूरा का पूरा मामला इसमें वेरिफिकेशन के लिए जाता है, जुडिशियल रिव्यू, अर्थात न्यायिक समीक्षा इसकी की जाएगी। दोनों डॉक्टरों की मंजूरी के बाद ये मामला हाईकोर्ट को भेजा जाता है, वहां पर इसका सत्यापन होता है, वेरिफिकेशन होता है, और हाईकोर्ट अगर चाहे तो इस मामले में वो फिर से क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, वो डॉक्टरों से भी सवाल कर सकता है, और अस्वीकृति की अगर स्थिति बनती है तो यहाँ पर कोर्ट ऑफ अपील में इस चीज को चुनौती भी दी जा सकती है। फिर अंतिम पुष्टि अगर मान लीजिए हो गई, अंतिम पुष्टि में क्या हुआ, अगर यहां से भी मामला क्लियर हो गया तो आगे फिर दूसरी प्रतीक्षा अवधि होती है, मतलब एक वेटिंग टाइम दिया जाता है फिर से विचार करने का, सोचने का। वो 14 दिन का समय होता है, 14 दिन की एक प्रतीक्षा सूची होती है। अब इसमें क्या होगा कि हाईकोर्ट और कोर्ट ऑफ अपील की मंजूरी जब मिल जाती है तो ये वेटिंग टाइम फिर 14 दिन का होगा, और मरीज द्वारा दूसरी घोषणा पर उसके बाद हस्ताक्षर होगा कि नहीं, मैंने पहले जो बातें कही हैं उस पर मैं अभी भी कायम हूं, उस पर हस्ताक्षर उसके द्वारा की जाएगी। अब यहां पर जब मरीज हस्ताक्षर करेगा तो 2 डॉक्टर और एक तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य होती है गवाह के तौर पर, और ये 2 डॉक्टर भी होंगे। फिर यहां से मरीज जो होगा उसको अब जो भी अनुमोदित दवा होगी, जो भी ड्रग होगी, वो उसको दी जाएगी। उसके बाद मरीज को ये कंडीशन होती है कि ये दवा खुद लेनी होती है, खुद खानी होती है, और डॉक्टर इसे एडमिनिस्टर नहीं करता है, मतलब डॉक्टर द्वारा ये दवा जो होगी वो प्रशासित नहीं होगी, इस दवा को मरीज स्वयं खाएगा। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है। अब इसके साथ साथ हम ये भी समझ लें कि भारत में स्थिति क्या है, इस संबंध में क्या प्रावधान है। तो देखिए, भारत में कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामला 2018 में था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में यह बात कही कि सम्मान के साथ मरने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। जीवन के अधिकार की तरह ही जो मरने का अधिकार है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सम्मान के साथ मरने का अधिकार, उसको बताया अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है, जो पैसिव यूथनेसिया है, उसको वैधानिक माना यहाँ पर।
और उसके लिए कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए। दिशा निर्देश में कहा गया कि लिविंग विल या अग्रिम चिकित्सा निर्देश। अब इसमें क्या था? इसमें यह था कि लिविंग विल का मतलब जो मरीज होगा वो पहले से लिखा गया एक दस्तावेज, यहां पर भी प्रावधान है कि पहले से एक लिखा हुआ दस्तावेज होगा, उसमें मरीज की सहमति होगी कि हाँ, अगर ऐसी बीमारी मुझे होती है भविष्य में, मैं ऐसी कंडीशन में पहुंचता हूं, तो मैं अपनी मर्जी से इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा हूं कि मुझे ये इस प्रक्रिया के तहत मुझे शामिल किया जाएगा। ये वसीयत मरीज की सहमति और 2 गवाहों की उपस्थिति में बनाई जाती है। तो यहां भी आपको दिखाई दे रहा है कि 2 गवाह यहां भी होते हैं और इसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। फिर 2 गवाह और 1 न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। उसके बाद ये प्रक्रिया पूरी होगी। फिर अनुमोदन की प्रक्रिया में क्या होगा? इसके लिए उपचार करने वाले चिकित्सक, मतलब उनका इलाज करने वाले एक डॉक्टर और एक मेडिकल बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधि वाले एक बाह्य मेडिकल बोर्ड की भी सहमति लेनी पड़ती है, तब जाके इसका अनुमोदन होता है, ये फाइनल होगी। फिर 2019 में क्या हुआ? 2019 में इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन ने इस प्रक्रिया में बदलाव का मांग किया। उन्होंने कहा कि ये जो दिशा निर्देश हैं ये काफी बोझिल है और अव्यवहारिक हैं, इसलिए इसको एक याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई। किसके द्वारा? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन ने इसको चुनौती दी। फिर 2023 में क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देशों को थोड़ा संशोधित किया और अगस्त 2024 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिशों के समान मसौदा और दिशा निर्देश फिर से जारी कर दिए गए। तो भारत में भी ये प्रक्रिया है जो कि आप देख रहे हैं, आंशिक रूप से जो ब्रिटेन और वेल्स में जो प्रक्रिया है, जो विधेयक है, उससे मिलती जुलती प्रक्रिया है। इसलिए ये दोनों संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण थे। इस प्रक्रिया को जानने के साथ साथ अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से ऑल इंडिया मॉक टेस्ट यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जा रहा है 29 दिसंबर 2024 को। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगा दृष्टि आईएएस की सभी शाखाओं पर। साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में ये उपलब्ध होगा और दिल्ली, प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा, इंदौर और जयपुर हर जगह ये आयोजित किया जाएगा। तो आप अपने इसमें भागीदारी करें और अपनी परीक्षा की राह को आसान करें। चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है कि कॉमन काज बनाम भारत संघ 2018 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी इच्छा मृत्यु को वैधानिकता दी? विकल्प आपके सामने है। ए सक्रिय इच्छा मृत्यु, बी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, सी इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं दी, या डी उपरोक्त सभी। तो हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास है आप इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।